हम लोगों ने पिछला इसमें जो डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के वाले से, कि आज ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज अगला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं इसके हवाले से कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे डिस्कस किया था। बेटा ये चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने छोटी छोटी डेफिनेशन से। वांट और नीड में क्या फ़र्क है, गुड्स सर्विसेज क्या होती हैं, डिमांड, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ गुड। ये इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए टाइप्स ऑफ गुड को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इंडिविजुअल मार्केट और मार्केट डिमांड में क्या फ़र्क होता है, स्टॉक, सप्लाई, वेल्थ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था टाइप ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें डेफिनेशन, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इसके वाले से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद है इक्वेशन के बाद एजम्पशंस की थी, टेबल, डायग्राम, उसके बाद वाई डिमांड का नेगेटिव स्लोप, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने अलग से देखे थे कि कैसे हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गिफन गुड्स, गिफन गुड अभी डिस्कस करते हैं। फिर हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, रिजर्व प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। रिजर्व प्राइस के फैक्टर कौन कौन से होते हैं इसको देख लें, ठीक है। फिर रिजर्व प्राइस के फैक्टर के बाद लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की डायग्राम, टेबल और इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेटा है फिर सॉरी एक चीज रह गई, प्राइस मैकेनिज्म डिस्कस किया, जिसमें इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था कि अगर सरप्लस होगा तो किधर मूव करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। सरप्लस का मतलब ये होता है जब आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होगी तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये असर ने वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। इसी तरह अगर तो डिमांड कम है, सॉरी इसमें उल्टा लिखा गया है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा, शॉर्टेज है, इसने भी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना होता है। तो दो चीजें हैं, सरप्लस होगा तो वो भी इक्विलिब्रियम रहते हैं, रीचिंग इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है, रीचिंग इक्विलिब्रियम। जी बेटा वो साइन उल्ट पड़ गए थे, साइन सही किया मैंने। अब रीचिंग इक्विलिब्रियम के हवाले से हम बात करने लगे हैं। सरप्लस का मतलब क्या है, डिमांड कम है, इसका मतलब है डिमांड में अब इजाफा होगा, डिमांड में इजाफा होगा। जैसे जैसे डिमांड में इजाफा होता जाएगा, अब ये डिमांड कर था ना, ये डिमांड कर था, तो आप इस पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से आप आगे मूव करना शुरू कर देंगे, डिमांड में इजाफा जिसको आपने पढ़ा था एक्सटेंशन, तो ऑटोमेटिकली आप इधर आ जाओगे। इसी तरह सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई ज्यादा थी ना, अब सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी तो आप वापस इधर आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम शॉर्टेज के हवाले से बात करेंगे, अगर हम शॉर्टेज के हवाले से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर थे हम इस पॉइंट पर, तो शॉर्टेज में क्या था, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, अब सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, आप इधर से मूव करेंगे इक्विलिब्रियम वाली साइड पर, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाना है हम लोगों ने। इसी को तो कहते हैं डिमांड सप्लाई फोर्सेस। और यहाँ पर डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, तो डिमांड अब कम होना शुरू हो जाएगी, तो जब फॉल करेगी
तो अल्टीमेट हम अब ये देखें, शॉर्टेज से हम ऊपर वाली साइड पर जा रहे हैं, डिमांड में, सप्लाई में हम ऊपर वाली साइड पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शॉर्टेज होगी तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी शॉर्टेज हो, सोचेगा यार इस वक्त मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करूं। वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में सप्लाई बढ़ा देगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड को कम्पीट कर लेगी, तो आपस में बराबरी हो जाएगी। तो डिमांड ऑटोमेटिकली सप्लाई के वाले से मैच कर जाएगी। जब वो ऑटोमेटिकली सप्लाई के वाले से मैच कर जाएगी तो हम कहेंगे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गया। अच्छा, इसके बरक्स देख लें, सरप्लस। सरप्लस में क्या होगा? सरप्लस में डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। तो अगले साल प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? वो कहेगा यार पहले ही मेरी इतनी ज्यादा चीजें बनी हुई है, अगले साल मैं कम प्रोड्यूस करूंगा, तो सप्लाई कम करेगा। वो जैसे ही सप्लाई कम करेगा ऑटोमेटिकली वो डिमांड के बराबर आ जाएगा। तो बेशक सरप्लस हो, बेशक आपकी शॉर्टेज हो, उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर ही लेना है, बस एक आप लोगों ने बात याद रखनी है कि सरप्लस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है और शॉर्टेज हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे होती है। सरप्लस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा और शॉर्टेज हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे होगी। कल भी एक्सप्लेन किया था, सिर्फ मैंने रिवाइज किया आज कि सरप्लस और शॉर्टेज में इक्विलिब्रियम में हम चले जाएंगे। इसी को कहते हैं रीचिंग इक्विलिब्रियम। ये देखें, रीचिंग इक्विलिब्रियम। शॉर्टेज क्या होती है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सरप्लस क्या होती है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये मैंने कहा था आप लोगों ने खुद ही इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो बहरहाल ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमारी रह गई थी जो हमने नहीं डिस्कस की, मार्केट फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। जो पेरिशेबल गुड्स होती है ना, जो पेरिशेबल, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। हम सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं, हम सिर्फ सप्लाई, जो सप्लाई होती है वह नॉर्मल होती है, उसकी जो सप्लाई होती है वह नॉर्मल ऐसे होती है, स्ट्रेट कर, सेस कर। इसकी जो सप्लाई होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। कैसे? इसकी सप्लाई ऐसी होती है, इसकी सप्लाई में ना थोड़ा सा बेंट होता है, इसको कहते हैं पेरिशेबल गुड की सप्लाई। तो देखिए, नॉर्मल सप्लाई में और पेरिशेबल गुड की सप्लाई में थोड़ा सा फर्क होगा। पेरिशेबल गुड की सप्लाई में और नॉर्मल गुड की सप्लाई में थोड़ा सा फर्क होगा। इसका मतलब ये होता है, पेरिशेबल गुड होती ही कौन सी हैं? जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी गलने सड़ने वाली अशियां हैं, जितने भी गलने सड़ने वाली अशियां हैं उनको हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं? जिसकी सप्लाई हमेशा इस तरह की होती है, एक हद तक जाकर पॉजिटिव होती है, उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे पेरिशेबल गुड की सप्लाई ऐसी होती है, ड्यूरेबल गुड की सप्लाई आपके सामने है। जो हमने नॉर्मल गुड की पढ़ी थी वो ड्यूरेबल गुड ही थी। ठीक है?
जी बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा। वालेकुम सलाम। यार आई इधर अंदर, ऊपर 103। हाँ ओके। जी बेटा, पेरिशेबल गुड और ड्यूरेबल गुड के हवाले से बात हो रही थी। तो पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। उसमें सप्लाई लेवल क्या होगा। अब वो कहता है डिमांड इसके हवाले से क्या होगी, डिमांड इसके हवाले से क्या होगी। अब डिमांड को हम डिस्कस करने लगे हैं। अब हम डिमांड को डिस्कस करने लगे हैं, वो डिमांड क्या होगा। आप डिमांड को जरा देख लीजिए, डिमांड को देख लें। पेरिशेबल गुड है, ड्यूरेबल गुड है, इसी में हम लोग एक्सचेंज करने लगे हैं, हम लोग एक्सचेंज करने लगे हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद पेरिशेबल गुड में डिमांड को उसने डिस्कस किया था बेटा। बेटा ये कल भी मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैंने कहा था नाम के साथ आपने अपना आईडी लाजमी लिखना है। तो अभी भी कुछ बच्चों ने नाम के साथ अपना आईडी नहीं लिखा, तो वो बहरहाल रिमूव कर रहे हैं आपको इसी बेस पर कि आपने नाम एक्चुअल अपना पूरा नहीं लिखा हुआ ना, उसके साथ आईडी है। तो अब अपना नाम और आईडी मैंने कल भी आप लोगों से शेयर किया था कि आप अपना जो एक्चुअल नेम और आईडी है वो आप रख लें। तो जितने बच्चों का नेम और आईडी नहीं है उनको मैंने कह दिया है कि जी रिमूव कर दें। तो साथ साथ आप रिमूव होते जाएंगे, जितने बच्चे के नाम और आईडी नहीं है वो दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। और वेटिंग रूम ऑन हुआ हुआ, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तब तक आप ऑन भी उसमें एंटर नहीं हो सकते। इसलिए नेम और आईडी अपना रख लें, फिर दोबारा क्लास ज्वाइन करें। जी बेटा, जिनकी आईडी नहीं लिखी हुई अभी वो नाम, मैं बल्कि एक काम करता हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप अपने नाम और आईडी एक्चुअल लिखें जो हैं। 5 मिनट के बाद जितने बच्चों के नहीं होंगे वो फिर मैंने रिमूव कर देना।
जितने बच्चों के नेम और आईडी नहीं लिखे हुए उनको मैंने रिमूव कर देना है, ठीक है। आप इसको कर दें, रीनेम कर लें। रीनेम का तरीका, जूम में लेफ्ट में जाके ना आपको सेटिंग में जाके वहाँ पे नाम की ऑप्शन आएगी, ठीक है। वो नाम की ऑप्शन में जाके स्कैन्स आईडी और नेम आप अपना एक्चुअल रखें। अदरवाइज अभी से क्लास में मैं रिमूव करने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, कर लें। 3:25 तक आपका वेट कर रहा हूँ। जितने बच्चे नाम और आईडी अपना सही कर लेते हैं उसके साथ ही हम चलते हैं आगे। जी बेटा, वापस शुरुआत करते हैं। पेरिशेबल गुड हम लोगों ने डिस्कस की, ड्यूरेबल गुड हम लोगों ने डिस्कस की। अब उसने ये जो डायग्राम बनाई हुई है ना, उसने डिमांड को चेंज किया हुआ है। उसने डिमांड को चेंज किया हुआ है। अब वो डिमांड क्या है? बेसिकली वो डिमांड है जिसमें
हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये सप्लाई लेवल, अब उसने थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग बनाया हुआ है, हम लोगों ने ऐसे बना दिया हुआ है, एक ही बात है। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर तो इस पॉइंट तक डिमांड बढ़ी तो इसका मतलब है इजाफा होगा, लेकिन अगर इस लेवल पे आके डिमांड बढ़ी तो कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वहां पे जो आपका कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो बहरहाल ये छोटा सा डिफरेंस था, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, यानी 3-4 नंबर का सवाल भी आ सकता है कि पेरिशेबल गुड्स क्या होती है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3 के हवाले से डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके लिए हम एक स्केच बनाने लगे हैं बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसकी तीन चीजें हैं। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी। एक डिमांड होती है इनकम इलास्टिसिटी। एक होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं किसको हैं, उसकी डेफिनेशन के हवाले से हम पहले डिस्कस करते हैं बेटा। क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डी का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी तरह की डेफिनेशन हम इसमें भी लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका मतलब है चेंज आएगा डिमांड में, किसकी वजह से आएगा, इनकम की वजह से, तो इनकम इलास्टिसिटी है। यहां पर भी वही है, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ड्यू टू, क्यू डी ए लिख लें आप, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। अब इन सब में एक नज़र देखें तो डेफिनेशन में सब में मैंने एक बात लिखी है कि परसेंटेज चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज आ रहा है किसके लिहाज से, प्राइस इलास्टिसिटी के लिहाज से, इनकम इलास्टिसिटी के लिहाज से और क्रॉस के लिहाज से। सब में चेंज किस में आ रहा है, क्यू डी, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी। अब अगर प्राइस की वजह से आएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम की वजह से आएगा तो इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से आएगा तो ये क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक की डिमांड है और किसी दूसरे की कीमत है, तो इसको हम कह देंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी।
अब हम पहली बात पढ़ने लगे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो डेफिनेशन है ना, ये सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है, यही डेफिनेशन इनके फॉर्मूले में लगने लगी है। अब ये डेफिनेशन है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बल्कि इसमें जो है वो फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये लिख दूं मैं, परसेंटेज चेंज डिमांड में चेंज आएगा प्राइस की वजह से। कौन सी प्राइस? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें चेंज आएगा QD में, किसकी वजह से? परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम को Y से डिनोट करते हैं। इसमें चेंज आएगा परसेंटेज चेंज इन QD, किसकी वजह से? ये QD A है, तो प्राइस ऑफ B की वजह से इसमें चेंज आएगा, सॉरी परसेंटेज। तो ये तीनों के क्रक्स हैं कि प्राइस में किसकी वजह से चेंज हमेशा डिमांड में आता है, किसकी वजह से चेंज आता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी स्क्रीनशॉट ना कीजिएगा, एंड पे सारा टेबल बना लूँ फिर एक दफ़ा कर लीजिएगा। अभी सिर्फ समझते जाएं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। तीन चीज़ों की होती है, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से और क्रॉस की वजह से। अब इलास्टिसिटी कहते हैं किसको है? इलास्टिसिटी कहते हैं किसको है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एक मिनट में, समीर अभी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट में आपको दोबारा बताता हूँ। जो जो हम लोगों ने मेंशन किया ना वो डिस्कस करना है हम लोगों ने। ये पिछले चैप्टर का स्केच मैं एक दफ़ा दोबारा बाद में एंड पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो प्रीवियस है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पेरिशेबल गुड का भी मैं मार्क करवा देता हूँ दोबारा, ठीक है। चलें बहरहाल, इधर भी मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दी हुई है। चैप्टर 2 का ना एक दफ़ा स्केच दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं अभी, ठीक है। हाँ, QDA का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके वाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ना 2 और 3 में से मिलकर एक सवाल आता है, इसलिए मैंने 2 के पास पेपर अलग से डिस्कस नहीं किया अभी फिलहाल। 2 और 3 को मिला के एक सवाल आता है, तो 2 और 3 एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर पास पेपर डिस्कस कर लेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि एक हिस्सा चैप्टर 3 से आता है, एक हिस्सा इसका चैप्टर 2 से आता है। तो 2 और 3 कंप्लीट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसके पास पेपर को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अभी बारी बारी सबको बताता हूँ। पहले मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, क्रॉस प्राइस बाद में आएगी, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अभी हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली चैप्टर 3 के हवाले से हमने स्टार्ट किया आज, ठीक है। कि चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं पूरे सिलेबस में, 3 चीज़ें हैं चैप्टर 3 के। प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम डिस्कस करते हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। जैसे आप लोगों ने पढ़े नहीं थे सब्स्टिट्यूटिव गुड्स, एक की डिमांड है, दूसरे की प्राइस है। एक की डिमांड में चेंज की वजह से किसी दूसरे की प्राइस चेंज हो तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी।
एक के डिमांड की वजह से किसी दूसरे की प्राइस चेंज हो तो इसको हम कहते हैं वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बारी बारी पढ़ेंगे सबको ना। तो पहले प्राइस की बारी है। प्राइस को देख लें।
ये बेटा उसके 4 टोटल मैयर्स हैं, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वाले से डिस्कस कर रहे हैं। ये टोटल उसके 4 मैयर्स हैं। एक को कहते हैं परसेंटेज मेथड, एक को कहते हैं आर्क मेथड, एक को कहते हैं पॉइंट मेथड, और एक को कहा जाता है टोटल आउटले मेथड। तो टोटल ये जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी के 4 मेथड्स हैं। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैं सेपरेट फिर एक और चीज़ से बता देता हूँ आपको, फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोगों ने कैसे इसके सॉल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास लाइक खाली ये सवाल आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज की वजह से और प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में तब्दीली आ रही है। अब इसको आप जरा सिंबॉलिकल देख लें, क्वांटिटी डिमांड किसका फंक्शन होता है, प्राइस का, और नेगेटिव होता है। प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। इसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स, या तो रिस्पॉन्स कह दें या फिर इसको कह दें चेंज, के रिस्पॉन्स मैयर कर रहे हो, चेंज मैयर कर रहे हो किस में, डिमांड में। इस वजह से इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आएगा। अब इसकी एग्जांपल देखना है, इसकी एग्जांपल देख लें कैसे। आप यूँ अज्यूम करते हैं कि आपके पास पहले प्राइस 100 रुपीज़, एक चीज़ की कीमत 100 रुपया है, और उसकी जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स है, उसकी जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसकी कीमत कम हो जाती है, कम होके उसकी कीमत हो जाती है 80 रुपीज़। अब उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, अब उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये जो चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ ना 100 से 80 का, और 50 से हम कह रहे हैं कितना चेंज आएगा, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। जाहिर बात है उसमें इजाफा होगा ना, उसमें इजाफा होगा, उसमें इंक्रीज आएगा ना। अब वो इंक्रीज कैसे आएगा, अब जरा देखें इसमें। फॉर एग्जांपल कीमत कम हुई है तो डिमांड हम उसकी ज़्यादा करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 60 यूनिट्स उसके डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो चेंज मैयर हो रहा है, अब चेंज को हम ये कह सकते हैं कितना परसेंटेज चेंज हुआ। इस चेंज को मैयर करने के लिए हमने इलास्टिसिटी का सहारा लेना होता है। इस चेंज को मैयर करने के लिए हम लोगों ने इलास्टिसिटी का सहारा लेना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्लियर है बेटा। ये बहरहाल एक फर्जी एग्जांपल दिया है, अभी तो हम मैयर करते हैं, वैल्यूज को मैयर करते हैं। ये सिर्फ मैंने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं उसकी डिग्रीज के हवाले से, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है डिग्रीज किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब कितनी डिग्रीज होती हैं, अब इसकी कितनी डिग्रीज होती हैं, ये सिर्फ समझाने के था। अब इसका प्रॉपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एक प्रॉपर जो है वो हम न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करते हैं। जी बेटा, फॉर्मूले अभी हम शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक हमें डिग्रीज का नहीं ना पता चलेगा तब तक हम फॉर्मूले नहीं समझ सकते। तो इसलिए डिग्रीज पहले समझने हैं, फिर बाद में फॉर्मूलों पर चलते हैं। इसकी 5 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले डिग्री को हम कहते हैं इलास्टिक, दूसरे नंबर पर होता है इन इलास्टिक, तीसरे पर होता है यूनिट इलास्टिक,
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट इलास्टिक और एक होता है परफेक्ट इन इलास्टिक। टोटल ये 5 डिग्रीज हैं, इनके नाम हमने लिख दिए। इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, यूनिट इलास्टिक क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक क्या होगा। अब उसकी मैं बात एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इलास्टिक को डिनोट किया जाता है किसके साथ, सिंबल एक हम मेंशन करने लगे हैं। इसका मतलब है इसमें इलास्टिसिटी ई से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। इन इलास्टिक में जो आंसर आता है वो लेस देन 1 आता है। जैसे आप लोगों ने कोरिलेशन की रेंज पढ़ी थी, इसकी रेंज 1 तक होती है, 0 से 1 तक होती है। यूनिट इलास्टिक में इक्वल टू 1 होगी, परफेक्ट इलास्टिक में इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, और परफेक्ट इन इलास्टिक में इक्वल टू 0 होगा। टोटल ये 5 चीज़ें हैं, टोटल ये 5 चीज़ें हैं। अब इसके वाले से अगर हम डिस्कस करें, इसके वाले से अगर हम डिस्कस करें इलास्टिक, अब जाहिर बात है आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। आप ज़रा डेफिनेशन समझनी है आपने मेरे साथ। इलास्टिक किसको कहते हैं, इलास्टिक का मतलब ये होता है बेसिकली हम इलास्टिसिटी किसकी बात कर रहे हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी है। डिमांड में चेंज ज़्यादा आया कि कम आया, आप ज़रा देखें। अगर तो डिमांड प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ने से डिमांड में चेंज आया, कितना चेंज आया, जाहिर बात है कीमत ज़्यादा हुई है, तो इनका रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है ना। तो डिमांड कम हो गई है। अब एरो देखें, कीमत में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया, इसको हम कहेंगे इलास्टिक है। इसके बरक्स अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आया और डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, तो इसको हम कह देंगे वो इन इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा, बराबर बराबर चेंज होता है। जितना चेंज कीमत में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा, तो हम इसको कह देंगे ये यूनिट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक क्या होती है, अगर प्राइस में चेंज आया और सॉरी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कीमत में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज का मतलब होता है हम उसके ऊपर कांस्टेंट लिख देते हैं। कीमत में कोई चेंज नहीं आया मगर डिमांड डिक्रीज होती जाए, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होगा, अगर प्राइस में काफ़ी सारा चेंज आ गया लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको हम कह देंगे परफेक्ट इन इलास्टिक। आप ये देखें 3 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं अभी, उनके नाम क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, और उसके बाद उनकी चेंज क्या होता है। अब किस में चेंज ज़्यादा आ रहा है, किस में चेंज जो है वो ज़्यादा आ रहा है, किस में चेंज ज़्यादा आ रहा है वो ज़रा देख लें। अगर डिमांड में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे इन इलास्टिक है। डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये इलास्टिक है। और यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, बराबर बराबर चेंज आ रहा है। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा, इसमें बराबर बराबर जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जाहिर बात है इसकी डायग्राम भी देखनी पड़ेगी क्योंकि अलग से एक सवाल आता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी का स्क्रीनशॉट, हाँ जी बेटा भी करते हैं स्क्रीनशॉट। पहले इसकी मैं डायग्राम भी एक दफ़ा कंप्लीट कर दूं, डायग्राम भी इसकी हम एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ बेटा, इसमें हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं मुशारिफ, हम इसमें सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन है ना बेटा, प्राइस का और क्वांटिटी का। तो हमने सिर्फ बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में बेशुमार चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये जिक्र करना है प्राइस और डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है बस। ठीक है,
अच्छा, अब हम इसके डिमांड के हवाले से बेटा डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसकी डायग्राम में क्या क्या चेंज होएगा, ये साथ साथ चीज़ों को देखते हैं हम। ये सारों में लॉ ऑफ डिमांड के वाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से आएंगे। 5 डायग्राम है, 5 ही उसके लेबल हम कर लेते हैं, नंबरिंग के वाले से बात करते हैं बेटा। इस साइड पर आएगा Q, इधर P, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। अली जहीर, ये इलास्टिसिटी आप पूछ रहे हैं, आप पहले नींद में थे, आप मुझे बताएं जरा। बस 1 घंटा और सब्र कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर मैं आंसर करता हूँ इसका। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहली टाइप है इलास्टिक। अब इलास्टिक होता क्या है, इसके वाले से डिस्कस करते हैं बेटा। ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको कैसे, डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। अब इसकी डायग्राम जरा देख लें। इसमें एक कर्व डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैटर। तो इलास्टिसिटी का जो कर्व बनेगा वो बनेगा फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब ऐसे है, ये फ्लैटर कर्व है। इसी तरह अगर हम इन इलास्टिक का बनाएंगे तो ये बनेगा स्टीपर, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है ना, बनना ये नेगेटिव स्लोप ही है, ये बनेगा स्टीपर। अगर हम नॉर्मल का बनाएंगे तो नॉर्मल का वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में इसको डिस्कस किया था, ना फ्लैटर है और ना ही ये स्टीपर है। अच्छा, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कीमत में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि डिमांड में चेंज आता जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। यहां पर फिर हम कहते हैं वर्टिकल, इसको वर्टिकल ड्रॉ किया जाता है, यानी यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आता है। तो जो भी इलास्टिक होगा उसको कहते हैं फ्लैटर, ठीक है। ये फ्लैटर कर्व होगा, ये स्टीपर कर्व होगा, ये यूनिट इलास्टिक होगा। यूनिट में नॉर्मली इसको डिस्कस किया जाता है, बस 2 के नाम होते हैं। हाँ, एक इसका भी होगा, इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट कर लें। पहले नंबर पे उसकी डेफिनेशन है, पहले नंबर पे उसकी डेफिनेशन सॉरी नाम है, नाम के बाद उसका सिंबल है, उसकी रेंज बताई है कि वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, किस हवाले से उसको मेजर करेंगे। फिर हमने ये बताया कि अगर आपने इसको ये देखना है कि इलास्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू प्राइस, तो ये इलास्टिक होगा। डिमांड में कम चेंज आएगा एज कम्पेयर टू प्राइस, तो ये इन इलास्टिक होगा। अगर डिमांड में और प्राइस में बराबर बराबर चेंज आएगा तो फिर ये यूनिट इलास्टिक होगा। और अगर ये डिमांड में चेंज आता जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर ये परफेक्ट इलास्टिक होगा। और अगर इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब ये होगा वर्टिकल कर्व है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये सिर्फ अभी मैंने रेंज बताई है, ये भी हमने सिर्फ रेंज के हवाले से डिस्कस किया कि इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है। तो फ्लैटर है, स्टीपर है, नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। इसके वाले से हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लैटर कर्व क्या होता है,
स्टीपर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और वर्टिकल कर्व क्या होते हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में कोई मसला है तो पूछें। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में कोई मसला है तो पूछें। अब वापस चलते हैं। बेसिकली ये मैंने काम क्यों करवाया, अभी ना बेसिकली हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, उसके बीच में मैंने इलास्टिसिटी की डिग्रीज बताना शुरू कर दी। उसकी वजह क्या थी, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है आपने इलास्टिक क्या, क्योंकि वैसे ये पेपर में लॉन्ग नहीं आएगा, पेपर में लॉन्ग नहीं आता, ये पेपर में आया तो एमसीक्यूज में आएगा, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इलास्टिक क्या होती है। चलें पेपर में जो आएगा वो भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये देख लें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, ये एमसीक्यूज के लिए स्क्रीनशॉट कर लिया। अब मैं जरा बुक पर आने लगा हूँ कि बुक में ये कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल में नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल में क्वांटिटी चेंज होती जा रही है, देखें क्वांटिटी चेंज होती जा रही है ना, तो इसलिए क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइस में देखें एक्स वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में जो परफेक्ट इलास्टिक है उसमें इन्फिनिटी हम कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है सिर्फ डिमांड बदलेगी, इलास्टिक का मतलब यही होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हम इसको कह देंगे वो इलास्टिक है, डिमांड में चेंज कम आ रहा है तो हम कह देंगे वो इन इलास्टिक है। नहीं, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं वन होती है, जीरो को तो भी हमने डिस्कस, हाँ 0 to 1 होती है ये कह सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी भी तो हो सकती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी में भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। वो कब जाएगी, वो इस शर्त में जाएगी अगर डिमांड बढ़ती जाए, उसको मैयर ही नहीं किया जा सकता प्राइस सेम होने की वजह से। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कोरिलेशन की जैसे रेंज होती है ना, इसको भी आम तौर पर वन के साथ कंपेयर किया जाता है। इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 0 है, मैक्सिमम रेंज इन्फिनिटी है, सेंटर में 1 आता है, तो 1 के साथ कंपेयर किया जाता है इन तीनों चीज़ों को। ये उसकी रेंज है। तो बहरहाल ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये कोरिलेशन की रेंज की तरह है, सेम कोरिलेशन थोड़ी है। चले अब आ जाते हैं ज़रा वापस बुक वाली साइड पर, ये बुक में हम लोगों ने इसको कैसे जो है वो मैयर करना है उसको ज़रा देख लें। ये अब इसमें मैं ज़ाहिर बात है स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट आपने अब मैसेज पूछना है ना तो बेटा उसमें पूछिएगा व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि स्क्रीन चेंज करें तो फिर वो आपका चैट बॉक्स ऑफ हो जाता है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछने हैं ना वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं स्क्रीन चेंज करने लगा हूँ अब ज़रा। ये बेटा जो मैंने सारे डिग्रीज बताई हैं ना, ये बताई हैं, और सॉरी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं बेटा। ये कि परफेक्ट इलास्टिक क्या होगा, इलास्टिक क्या होगा, यूनिट इलास्टिक क्या होगा, तो इसी तरह आप अल्फाज की शक्ल में लिख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए सिंबॉलिकल लिख दिया है क्योंकि ये चीज़ एमसीक्यूज में आती हैं। अगर ये सवाल की शक्ल में आ जाता है, स्टेटमेंट की शक्ल में आ जाता है, तो फिर आपने उसी के अल्फाज लिख देने हैं। देखिए उसने अल्फाज लिखे हुए हैं बुलेट्स की शक्ल में, ये इन इलास्टिक होता है, ये परफेक्ट इन इलास्टिक होता है, और हर एक की डायग्राम नहीं बनाई दी। तो मैंने एक ही जगह पर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, एक ही जगह पे हमने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी, मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि यहाँ पर डायग्राम क्या होगी, नंबर क्या होगा, वेरिएबल क्या होंगे, उसके हवाले से। ठीक हो गया बेटा, ओके। वापस आते हैं उसी स्केच पे। एक मैं इसका एक मिनट ठहरें, न्यूमेरिकल लिखने लगा हूँ, इसका न्यूमेरिकल मैं लिखने लगा हूँ।
ये बेटा मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। बारी बारी इनको करने लगे हैं। अब प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी डिमांड दी हुई है, क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल लाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल के वाले से हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कहता है फाइंड करें, और उसने भी पहला मेथड कहा है, कौन सी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए इसको PED से डिनोट किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो मेथड का नाम बताएगा, खुद कहेगा कि आपने इस मेथड के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व करने लगे हैं परसेंटेज मेथड से। अब पहला सवाल सॉल्व करने लगे हैं हम, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। अब इसमें P, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, दो प्राइसेस हैं, दो क्वांटिटी हैं, क्योंकि जब भी चेंज मेजर किया जाता है तो हमेशा दो प्राइसेस होंगी, दो क्वांटिटीज होंगी। अब सबसे पहले हमने परसेंटेज चेंज इन QD निकालना है। इसका उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड। न्यू डिमांड कौन सी होती है, जो बाद वाली होती है, जिसमें चेंज आया होता है। इसका मतलब है इसमें ओल्ड कौन सी है, ये ओल्ड डिमांड है, ये न्यू डिमांड है। इसी तरह ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। अब हमने फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। मुशारब, अगले साल आप और मैं मिलकर ना एक नई किताब इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अभी फिलहाल पढ़ लें, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, हौसला रखें। इसका मुझे आंसर बताएं। ये परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100 नहीं करना। ये बेटा मुझे आंसर तो बताएं ज़रा जल्दी से, कैलकुलेट करें। न्यू डिमांड की वैल्यू कितनी है, 25, 25। ओल्ड कितनी है, 15। एवरेज, इन दोनों की एवरेज निकालें, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लें, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लें, कितना आता है, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। टोटल आंसर कैलकुलेट करके बताएं कितना आता है। इन सब का आंसर कैलकुलेट करके बता दें कितना आ रहा है बेटा। 0.5। ओके, टोटल आंसर 0.5 आ गया, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर लें। न्यू प्राइस कितनी थी, न्यू प्राइस 7 है और ओल्ड प्राइस 8 है। 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एवरेज ले लें इन दोनों की, इन दोनों की एवरेज ले लें। 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 7.5। टोटल आंसर कितना आ रहा है बेटा, टोटल आंसर कितना आ रहा है, 0.133। ठीक है। अब इसके हवाले से हम लोगों ने सॉल्व करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, माइनस, ओके, माइनस 0.133 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें बेटा। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा। डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 0.5 का, ठीक है, और इसमें चेंज आ रहा है माइनस 0.133। अब इसका टोटल आंसर निकालने बेटा कितना आता है, इन दोनों को डिवाइड करके हमने वैल्यू पुट कर दी है, कितना आंसर आ रहा है बेटा, 3.75, यही आ रहा है, माइनस 3.7 जी, ठीक है।
इसकी वैल्यू का आंसर आ गया -3.7। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है। क्यों? क्योंकि डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव स्लोप की वजह से। शाबाश। क्योंकि डिमांड का और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसकी वजह से आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आता है। तो ये -3.7 है, -3.7 है। ठीक हो गया बेटा, याद रहेगी बात। यहां तो कोई मसला है तो पूछें। हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है नेगेटिव स्लोप की वजह से। जी जी ठीक है, शाबाश आदिल असलम। ठीक हो गया बेटा, -3.7। जब भी आप लोगों ने ये बेटा इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा, वेरी गुड क्वेश्चन शुएब। बेटा ये अभी मैं आंसर इसको रिप्लाई करने लगा हूँ। ये जो -3.7 है, ये जो -3.7 है, ये -3.7 जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप लोगों ने इसकी दो इंटरप्रिटेशंस करनी है। हमेशा आप लोगों ने इसकी दो इंटरप्रिटेशन करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपने ये बताना है क्या ये आंसर नेगेटिव है। अगर तो ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है ये नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड का मतलब क्या होगा? नॉर्मल गुड का मतलब क्या होगा? आंसर नेगेटिव है तो वाकई आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। जो भी आंसर आएगा उसकी दो इंटरप्रिटेशंस करनी है आप लोगों ने। दूसरे नंबर पे अब ये आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है ना कि लेस आ रहा है? 1 से ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है? शाबाश, ग्रेटर आ रहा है। माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। बेसिकली माइनस साइन सिर्फ किस लिए था? माइनस साइन सिर्फ किस लिए था? माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। आपकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए था बस। इसके अलावा माइनस का और कोई किरदार नहीं है। जब हमने ये देखना है ना कि इलास्टिसिटी क्या है तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। इसकी होल वैल्यू देखें, अब इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक हो गया। अब हमने ये बताना है जैसे कोरिलेशन में था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हाई और लो का कैसे पता चलता था? सिर्फ आंसर से। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे, लिखेंगे कि ये क्या है, ये मोर इलास्टिक है, या इसको हम ये कह सकते हैं इलास्टिक है। और इलास्टिक का सिंबल क्या होता है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो आंसर में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिमूव कर देना है, नेगेटिव लिखना है, वो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जब भी कोई आंसर लिखना है, जब भी कोई आंसर लिखना है तो उसमें दो इंटरप्रिटेशन आपने जरूर करनी है कि क्या ये नॉर्मल गुड है या नहीं है, क्या ये इलास्टिक है या नहीं है। ठीक हो गया, क्या ये नॉर्मल गुड है या नहीं है, क्या ये इलास्टिक है या नहीं है, इसके वाले से हम लोगों ने इसमें मैच करना है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला है तो पूछें, किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो बताएं। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर ये इन्फीरियर गुड होती। अगर इसका आंसर पॉजिटिव होता तो इस फिर ये इन्फीरियर गुड होती। ठीक हो गया बेटा। नेगेटिव है तो नॉर्मल, अगर नेगेटिव है तो नॉर्मल, अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव होगा तो फिर ये इन्फीरियर। क्लियर हो गया बेटा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर लें। ये पहला क्वेश्चन हमने किया, उसका स्क्रीनशॉट करना है तो बेटा इसको सॉल्व कर लें। ये सिर्फ पहला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। नेगेटिव पर अगर एमसीक्यूज में आएगा तो नेगेटिव 7 होगा। एमसीक्यूज में आया तो नेगेटिव 7 होगा। साइन के साथ आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। अब बाकी दो सवाल लिखे हुए हैं, बाकी दो सवाल लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मुझे इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है, जल्दी हो जाए जरा।
क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर बताएं, इसी फॉर्मूले के साथ क्या आ रहा है। फॉर्मूला सामने है, डाटा आपके सामने है, वैल्यूज मैंने कैसे पुट की हैं, मुझे सिर्फ आंसर बता दें क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ रहा है, माइनस में होगा, क्या होगा। -0.6। ठीक है, शाबाश बेटा, बाकी भी निकालने में आंसर मैच कर लूँ। -0.6। जी बेटा, वो भी पॉसिबल है, जीरो भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आपको गाइड करूंगा। -0.62। फरमान ये किसका है बेटा, सेकंड का, थर्ड का? सेकंड का, ओके। -0.62 या 63 एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आंसर आ रहा है, मैं इसके ऊपर इधर लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का बेटा बता दें मुझे आप लोग, क्या आता है? -1 आता है। थर्ड क्वेश्चन का -1 है बेटा। -1, ओके। -0.1 एक बच्चे ने बताया था, मैंने लिख दिया। ओके।
जी बेटा, ठीक है, शाबाश। ओके, अब बेटा तीनों के आंसर्स आ गए हैं, जरा स्क्रीन पे देख लें। शाबाश जिन बच्चों ने जल्दी से कैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि इसी तरह कैलकुलेशन आप करोगे तो ही आपका पेपर पूरा हो सकता है। ये थ्योरी का पेपर है, ठीक है। एंड वाला पॉइंट मैं दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये -3.7 का मतलब क्या था, -3.7 का मतलब क्या था हमने एक्सप्लेन किया। इसमें 0.63 का मतलब क्या है, इसमें -1 का मतलब क्या है। अब इनकी इंटरप्रिटेशन पहले की तो मैंने बता दी थी, दूसरे की मैं बताने लगा। दूसरे की इंटरप्रिटेशन देख लें बेटा, कि यहाँ पर ये जो -3.7 आ रहा है, ये जो -3.7 आ रहा है, इसमें एक चीज़ नोट करें। आपने क्या कहा था, नॉर्मल गुड है, ये भी माइनस आ रहा है, नॉर्मल गुड है, तीसरी वाली भी नॉर्मल गुड है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई कि सारी की सारी नॉर्मल गुड है। दूसरे नंबर पे ये कौन सी है, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक है ना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो >1 आ रहा है, इसका आंसर <<1 आ रहा है, इसका आंसर =1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाली फिर कौन सी होगी, सेकंड वाली, लेस इलास्टिक। ये जिसको हम ये सॉरी लेस इलास्टिक कह रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। पहली वाली होगी इलास्टिक, दूसरी हो गई इन इलास्टिक, और तीसरी हो गई जिसको हम कहते हैं यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। याद रहेगी बात। ये 3 सवाल अभी सॉल्व किए हम लोगों ने, ये 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, >1, <<1 और =1। सिर्फ एक मेथड से, अभी एक मेथड से सॉल्व किए हैं, अभी सिर्फ हमने एक मेथड से सॉल्व किए हैं। कौन सा मेथड लगाया है, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। अच्छा 10 मिनट का ब्रेक दे दें। बस एक बात इसमें समझ लें, यहाँ पर ये लिखा गया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर मैंने 100 नहीं लगाया था, क्यों, इधर 100 लगाते, इधर भी 100 लगाते, तो यहाँ पर जाकर उसने ऊपर नीचे से कैंसिल हो ही जाना था। इस वजह से 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी लिख दोगे ना 50% या 13.33%, तो परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल होनी है, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसलिए 100 के चक्कर में पढ़ो परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने यही सवाल लिख लिए अपनी कॉपी पे, रजिस्टर पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा मेथड लगाना है, आर्क, आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या होता है, आर्क मेथड क्या होता है, आर्क मेथड का मतलब ये है Q2 और Q1 चाहिए। अब Q2 क्या होगा, Q2 क्या होगा, देख लें जरा। ये जो न्यू डिमांड है ना, चले मैं इसमें बता देता हूँ। शुरू वाला Q1 होगा, बाद वाला Q2 होगा, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा। इसी तरह तीसरे फॉर्मूले, इस सब में ऐसे ही होगा, सॉरी सब में इसका, इसको P कहते हैं, ये P1 होगा, ये P2 होगा, ठीक है। अच्छा तीसरे फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, P2 माइनस P1, ये होता है P0, ये होता है Q0। अब पहले काम करें, इन तीनों मेथड में, इन तीनों सवालों में आप लोगों ने दूसरा मेथड लगाना है, इन तीनों सवालों में दूसरा मेथड लगाना है। कौन सा भला, आर्क मेथड, आर्क मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको फिर इरेज करके आपको आर्क मेथड के आंसर बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब मैं इसको रेज करने लगा हूं, ठीक है। और अब आपने मुझे तीनों का आंसर बताना है, अब मुझे तीनों का आंसर बताना है आप लोगों ने। ये फॉर्मूले देख लें, तीनों चारों फॉर्मूले। अब आपने आर्क मेथड के साथ मुझे आंसर बताना है, किसके साथ, आर्क मेथड के साथ मुझे आंसर इसका बताना है। करें सॉल्व और मुझे आंसर बताएं इसका क्या आता है, तीनों सवालों का।
जी बेटा आंसर्स सेम आ रहे हैं। पहले का 3.75, दूसरे का -0.63 और तीसरे का -1। इसका मतलब ये हुआ बेशक परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करो या आर्क मेथड से कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर सेम आता है। बेशक आप परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करो या आर्क मेथड से कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये बात याद रखनी है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये जरूर मेंशन करना है, आप लोगों ने ये जरूर मेंशन करना है कि पेपर में उसने किस तरीके से पूछा हुआ है। पेपर में उसने किस तरीके से पूछा हुआ है। परसेंटेज मेथड से पूछा है तो परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और अगर आर्क मेथड से पूछा होगा तो आर्क मेथड की कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। तीसरा तीसरा मेथड अब हम करने लगे हैं, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड ठीक हो गया। चलें कैलकुलेशन कर लें सारे बच्चे। अब पॉइंट मेथड के लिए मैं इसको रेज करने लगा हूं और मैं खुद करता हूं। पॉइंट मेथड क्या होता है? बेटा पहला सवाल हम लोग सॉल्व करने लगे हैं पॉइंट मेथड के तरीके से। जो पहली एग्जांपल थी हम लोगों ने सॉल्व की। अब इसमें जाहिर बात है ओल्ड न्यू का चक्कर तो खत्म हो गया क्योंकि वो सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नया सवाल करने लगे हैं किस मेथड के साथ? पॉइंट मेथड के साथ। अब इस सवाल में देखें क्या फर्क आएगा। आंसर भी मैं रिमूव नहीं कर रहा, हो सकता है इसके आंसर भी सेम ही आ जाए। तो देखते हैं जरा। पॉइंट मेथड तीसरा मेथड है ये। इसका फॉर्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। अब डेल्टा क्यू किसको कहते हैं? डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज। बाद वाली वैल्यू से पहली वैल्यू को माइनस करते हैं। बाद वाली वैल्यू से पहली वैल्यू को माइनस करते हैं। बाद वाली वैल्यू से पहली वैल्यू को माइनस करने का मतलब क्या है? 25 माइनस 15। डेल्टा पी का मतलब क्या होगा? Q2 माइनस Q1। हाँ ठीक कह रहे हैं बच्चे। फिर डेल्टा पी कैसे निकलेगा? P2 माइनस P1 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय P और Q। अब P क्या होता है? ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यू होती है। ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यू होती है। अब इसमें देखें ये है P नॉट और ये है Q नॉट। ओहो एक मिनट सॉरी, इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था। ये है Q नॉट, ये है P नॉट। तो यहाँ पर हमने नॉट लिख सकते हैं बेशक आप। इसका मतलब होता है इनिशियल वैल्यू, पहली वैल्यू। तो P नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। Q नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। बेटा कैलकुलेट करके इसका आंसर तो बताएं मुझे क्या आ रहा है। कैलकुलेट करके इसका आंसर तो बताएं, क्या सेम आ रहा है? कैलकुलेट करें जरा, अभी पता चल जाता है। डिफरेंट।
जी बेटा -5.33। अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी दो इंटरप्रिटेशन करेंगे फिर वही तरीके से। पहली बात तो ये नॉर्मल गुड है क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है। दूसरी बात कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि इलास्टिक है ये इलास्टिक ही, लेकिन देखिए आंसर में फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्ग मेथड है और ये जो परसेंटेज मेथड है इनका आंसर सेम आता है। इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, इसका आंसर डिफरेंट आता है। पॉइंट मेथड का आंसर डिफरेंट है, आर्क मेथड का आंसर और परसेंटेज मेथड का आंसर जो है वो सेम आएगा। इसलिए मैंने कहा था आपने ये याद रखना है कि उसने किस मेथड से कहा हुआ है। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों ने याद रखना है कि उसने किस मेथड से कहा था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अगर वो परसेंटेज से कहेगा परसेंटेज से कर दें, आर्क से कहेगा आर्क से कर दें, पॉइंट से कहेगा पॉइंट से कर दें। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं बताया, अगर उसने कुछ भी नहीं बताया, एक पिछली अटेम्प्ट का सवाल पूछूं क्यूएम का, बुरा तो नहीं मनाएंगे। अगर उसने कुछ ना बताया हो तो ऑर्डिनरी एनओडी लगती है कि एनओडी ड्यू लगती है, मुश्किल बात है ना। अगर उसने कुछ ना बताया हो तो ऑर्डिनरी एनओडी लगती है कि ड्यू लगती है, ऑर्डिनरी लगती है। शाबाश, इसका मतलब भाई याद है, सही सही, गुड हो गया फिर तो यार, छा गए हैं फिर तो आप लोग। तो इसी तरह अगर उसने कुछ भी नहीं बताया होगा पेपर में, पेपर में अगर उसने कुछ भी नहीं बताया होगा, इसी तरह यहां पर फिर हम परसेंटेज मेथड लगाते हैं, परसेंटेज मेथड लगाते हैं। अगर उसने पेपर में कुछ भी नहीं बताया होगा तो हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे। ठीक होगी बात, याद रहेगी बात। और अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आ गया, अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आ गया तो एमसीक्यूज में आई कैप कहता है पॉइंट मेथड प्रेफरेबल है, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट प्रेफरेबल है। और अगर न्यूमेरिकल आ गया सब्जेक्टिव पेपर में तो हम दोनों कर देंगे, परसेंटेज से भी कर देंगे पॉइंट से भी कर देंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली परसेंटेज मेथड प्रेफर किया जाता है। हाँ जी, वो तो फिर जाहिर बात है तीनों में सेम होगा समीर, वो सेम होगा बेटा। अच्छा, एक मेथड रह गया, उसको भी वाइंड अप करते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब जरा देखें, ये था पॉइंट मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैं तीसरे में कैलकुलेट कर देता हूँ, बल्कि तीसरे में आपको शायद ना पता चले, मैं पहले में ही कैलकुलेट करता हूँ। तीनों मेथड की इंटरप्रिटेशन सेम होगी लेकिन आंसर में फर्क होगा, आंसर में फर्क होगा, इंटरप्रिटेशन तीनों में सेम है। ठीक होगी बेटा, ओके। क्योंकि ये सवाल सब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यूज में तो शायद ही आए, सब्जेक्टिव में सवाल आएगा 5 से 6 नंबर का, तो इसलिए आपने सॉल्व करके बताना है उसको। अभी एमसीक्यूज करेंगे ना क्वेश्चन बैंक वाले, तो फिर मैं डिस्कस करूंगा आपको इसका मजीद तरीका। एमसीक्यूज में तुम्हारे पास ऑप्शंस होती है ना, तो देख लें किस मेथड से आपका ठीक आ रहा है। आम क्वेश्चन बैंक ये कहता है कि परसेंट वो पॉइंट मेथड बेहतर है। खैर इसमें अभी टेंशन में ना पड़े, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चौथा मेथड समझ लें, फोर्थ मेथड अभी समझ लें। बेटा इसमें उसने ये डाटा दिया हुआ है, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। प्राइस, ये हम करने के लगे एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में एक प्राइस दी होती है बेटा, एक डिमांड दी होती है, एक तीसरी नई चीज निकालने लगे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय Q। प्राइस कितनी है 8 और 7, डिमांड कितनी है 15 और 25। 15 को 8 से ज़रब दें कितना आता है, 15 को 8 से ज़रब दें कितना आता है, 120। 25 को 7 से ज़रब दें कितना आता है 175। अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, 120 और 175। अब इसमें ध्यान से देखना है आपने स्क्रीन पे, बेसिकली डायरेक्शन देखनी होती है, डायरेक्शन देखनी होती है। प्राइस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? डिक्रीज हो रही है प्राइस, ऐसे ही है ना, प्राइस में कमी आ रही है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? टोटल एक्सपेंडिचर इजाफा हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर में एरो कौन सा आएगा? अब एरो का देखें डिफरेंस है, एरो का देखें डिफरेंस है बेटा, एरो का डिफरेंस है। ये देखें एरो कौन सा लगाया हुआ मैंने, एरो का डिफरेंस है ना बेटा। ये देखें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अगर प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का एरो सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी, तो ये इनइलास्टिक होगा। अब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो इलास्टिक है। इसका मतलब है ये कौन सी है, इसको हम सिर्फ ये लिख देंगे इलास्टिक। इसमें नॉर्मल इंफीरियर का कुछ नहीं बताया जा सकता, इसमें सिर्फ होता है इलास्टिक है या नहीं है बस। फोर्थ मेथड बनाई है इस अंदाज से हुआ कि इसमें प्राइस की और टोटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन देखनी होती है बस, कि इनकी डायरेक्शन क्या है बस। इसमें नॉर्मल गुड है इंफीरियर है हम ये नहीं बता सकते। ओके रिपीट कर देते हैं बेटा, प्राइस दी हुई थी, डिमांड दी हुई थी, हम लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया। जब टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया तो फिर हम लोगों ने डायरेक्शन देखनी है प्राइस की और टोटल एक्सपेंडिचर की, प्राइस की और टोटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन देखनी है। अगर प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है उल्टी डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट, इनवर्स डायरेक्शन है। तो अगर इनवर्स डायरेक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं वो इलास्टिक है। अगर सेम डायरेक्शन होती, जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस के कम होने के साथ साथ आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाता, तो हम इसको कहते हैं ये इन इलास्टिक है। और ये एरो कहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिए यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये देखें चारों मेथड का, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को चारों तरीकों से हम लोगों ने डिस्कस किया। बेटा अब एक दफ़ा क्लास खत्म करके ब्रेक करेंगे बिलाल, एक दफ़े क्लास खत्म करके ब्रेक करेंगे, 20 मिनट तो रह गए। आसान आसान चीज़ें पढ़ें, आज कौन सा मुश्किल काम हमने किया। क्लियर है बेटा? बेटा फास्ट ट्रैक में पढ़े तो स्पीड तो तेज़ ही होगी ना। हाँ जी, नहीं इसमें नहीं, एरो मैटर नहीं करेगा, इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है। एरो का साइज उस वक्त मैटर करता है जब हमने डायग्राम बनानी है, अदरवाइज नहीं। ये बेटा हम लोगों ने भी प्राइस इलास्टिटी को सॉल्व किया, प्राइस इलास्टिटी को सॉल्व किया। अब हम करने लगे हैं इनकम इलास्टिटी, अब हम करने लगे हैं इनकम इलास्टिसिटी। हाँ चलें, ये भी अच्छी बात है, एक बच्चे ने सारे सॉल्व कर लिए हैं। वो कहता है सर दूसरा पॉइंट हमने सॉल्व किया एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वो आ रहा है इन इलास्टिक, और तीसरा मेथड सॉल्व करें टोटल एक्सपेंडिचर से तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो यूनिट इलास्टिक होगा। आप करके देख लें, उतनी देर में अगली बात लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच करके देख लें।
बेटा आप जो स्क्रीनशॉट जिस बच्चे ने करना है कर ले। बेसिकली ये टोटल ओवरऑल स्केच है उसका चैप्टर 3 में इलास्टिसिटी का। ये बुक से आप पढ़ते, बड़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, की पॉइंट ऐसे हैं जो शायद आपको समझ ना लगते, तो मैंने एक ही स्क्रीन पे हर चीज़ क्लियर कर दिया आपको कि फॉर्मूला कैसे करना है। फॉर्मूले में आंसर आएगा तो क्या लिखना है, नॉर्मल गुड। अब इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ सबसे ज़्यादा मसला होता है प्राइस इलास्टिसिटी में, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कोई मसला नहीं है, उसमें एक एक फॉर्मूला है। होगा भला क्या, सिर्फ उसमें क्वांटिटी डिमांड के साथ प्राइस नहीं दी होगी बल्कि इनकम दी होगी, वाई दिया होगा, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे परसेंटेज वाला, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे परसेंटेज वाला। इसी तरीके से जब वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कह देगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कह देगा, एक ही फॉर्मूला उसका। अब नीचे इंटरप्रिटेशन आ जाती है, टाइप्स। अगर इनकम इलास्टिसिटी में आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल गुड है, अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसको कह देंगे वो इन्फीरियर गुड है। इसी तरह अगर आपका आंसर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव आ गया तो कम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर पॉजिटिव आ गया तो सब्स्टिट्यूटिव गुड्स है, अगर जीरो आ गया तो अनरिलेटेड गुड है। यहां तक देखें, समझें, कोई मसला है तो पूछें। नहीं, इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी में कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा।
टोटल एक्सपेंडिचर में बेटा हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन देखनी थी। टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन देखनी थी। डायरेक्शन किस अंदाज से हम मेजर करते हैं? जी बेटा, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। क्लियर है बेटा? अब इसके हमने न्यूमेरिकल करने हैं। इसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने हैं। क्यों सॉल्व किया इससे? इसे कर, हाँ जी, जैसे हम लोगों ने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। इसके न्यूमेरिकल के लिए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड सप्लाई, वो बेटा अभी नहीं करना शोएब। चैप्टर 2 में जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो भी थर्ड में जाके एंड पे करेंगे, ठीक है जी? फरमान, आपका क्वेश्चन क्या था? चैप्टर 2 इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, स्केच उसका कह रहे हो बेटा? स्केच कह रहे हो जी? अच्छा, स्केच में आपको पास पेपर हम लोगों ने कब कल करने हैं? कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। चलें कल तक उसको पेंडिंग कर दें, 1-2 दिन तक उसको पेंडिंग कर दें। 2 और 3 कंप्लीट कर लें, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो उसके बाद हम सारा स्केच भी, पास पेपर भी, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा? ओके, और किसी का सवाल है? आज के लिए इतना ही है जी। जी बिलाल उमर, इतना ही पढ़ना है, क्योंकि 2 और 3 से मिलाकर एक सवाल आता है, तो इसलिए 2 और 3 को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूँगा बेटा, यार मेरी बात सुने, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है? लेकिन जाहिर बात है वो ग्रुप में भी ऐड है, हर जगह पे ऐड है, उनको आईडी पासवर्ड भी दिए हुए हैं, तो कुछ बच्चे बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, हर बंदा आपको किस नाम से जानेगा? अच्छे अल्फाज में जानेगा, तो इसलिए वो काम करें जो लोगों के लिए आसानी का सबब बने। वो काम करें जो लोगों के लिए आसानी का सबब बने। आप लोगों का, जिस बंदे ने पेपर नहीं देने, जाहिर बात है वो सिर्फ शरारतें करेगा, शुगर लगाएगा, उसने पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है। तो बेटा मेरी बात सुने, अगर आप 1 मिनट किसी का वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है 80 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो इनरोल्ड हैं, तो आपने 80 मिनट वेस्ट कर दिए सारे स्टूडेंट्स के, तो आपका क्या ख्याल है, आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी? इस अटेम्प्ट में पेपर नहीं दोगे, अगले अटेम्प्ट में तो पेपर देना है ना तुमने, क्या करोगे? हर बंदा अपने जो बैकग्राउंड है ना, उसको एक्सप्लेन करता है। जिसकी तरबियत अच्छी हुई होती है, तो हमेशा जब भी कोई देख लें, अगर आपकी कभी लड़ाई हुई है या अगर आपने किसी की लड़ाई सुनी है, तो क्या होता है? लड़ाई में गालियाँ किसको मिलती हैं?
क्या उस बंदे को मिलती हैं? कभी भी नहीं उस बंदे को मिलती, हमेशा उस गालियां फोर फादर्स को ही मिल रही होती हैं। ठीक है, इसलिए बेटा अच्छे काम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब इसमें भी मैसेज में कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने उनको मना भी किया, लेकिन बहरहाल मैं तो बेटा आप लोगों से यही कह सकता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका कम से कम ख्याल कर लें। मेरा तो चलो आप लोगों ने लिहाज नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन उन बच्चों का ख्याल कर लें जो पढ़ने आए हैं। तो ग्रुप में भी, और वैसे भी मैंने कहा था ग्रुप में सिर्फ आप क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कशन करें बेटा। तो बहरहाल फिर भी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि सिर्फ आप बेटा पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है? तो पढ़ने के लिए अगर आप आए हो तो बेटा सिर्फ पढ़ें, ना दूसरों को तंग करें। मुझे तो क्या तंग करना है आप लोगों ने यार, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मकसद सिर्फ यही है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी माइंड डाइवर्ट होगा, जी मैंने इसको रिमूव करना है, मैंने ये करना है, मैंने चैट ऑफ करनी है, क्योंकि बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो फिर क्या होगा? ठीक है, उसकी वजह से फिर यही होगा ना बेटा। वो मैंने आईडी भी देखा है, नाम भी पता है, सारा मैंने पता करवा लिया, वही बच्चा मैसेज भी कर रहा था मुझे इधर चैट बॉक्स में। तो यार खुदा का खौफ कर लो कुछ यार, जो खुद पढ़ना नहीं है तो बेटा कम से कम बाकियों तो पढ़ने दो ना। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आप सबकी नेक दिली हाजात पूरी करे, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछे हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। समीर साहब बाद में पोइट्री कर लेना, क्यों रिमूव होना आपने मुझे बताएं ज़रा। ठीक है, तो इसलिए बेटा कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल न्यूमेरिकल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ओके, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ये रह गया था अशर अब्दुलरहमान। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कल एक काम करना, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा ना, हाँ जी कल मैंने रिवाइज करवाना है ना, तो अशर अब्दुल रहमान आप मुझे कल पहले ही बता देना कि सर ये वाला रिवाइज कर दें एक दफ़ा। ठीक है, आज लेक्चर का टाइम वैसे भी ऑफ हो गया, तो इस वजह से कल पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाराज नहीं होना आपने, कल इंशाल्लाह क्लास के स्टार्ट में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मकसद है चैप्टर 2 की जो जो चीज़ें आप लोगों ने पूछनी है ना, वो इंशाल्लाह कल आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, चलें, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।